नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 29 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके पीटी और मेंस के रिगार्डिंग, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। आपको तो पता ही होगा कि बिहार में फिर से राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदल गया पूरी। नीतीश कुमार फिर से कहाँ पर आ गए तो एनडीए गवर्नमेंट में वापस आ गए। एनडीए का जो गठबंधन है उसमें वापस आ गए। कल तक जो एक दूसरे को आरोप प्रतिरोप करते थे वो सब के सब मित्र हो गए। नेताओं का कोई ऐसा खास विचारधारा होता नहीं है, एक ही विचारधारा होता है उनका। क्या होता है वो? सत्ता जहाँ से मिले, जैसे मिले, जहाँ पर आस दिखे वहाँ पर चले जाइए। नो मैटर वो आपकी विचारधारा को मैच करे मैच ना करे, कोई मतलब नहीं रखता है। सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि सत्ता फिर बहुत सारा कुछ लेकर आती है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पद को हम लोग डिटेल में देखेंगे। पीटी और मेंस दोनों के रिगार्डिंग आपको थोड़ा समझा दूंगा मैं कि किस प्रकार से काम होता है इस पर। उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़ हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री के पद की क्या खासियत होती है, कौन से संवैधानिक आर्टिकल होते हैं, क्योंकि पीटी में आपका यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। और नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं ये ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है कि 70 बीपीएससी पीटी से पहले एक और उसमें ऐड करने लग जाए, एक और बार उसमें ऐड हो जाए कि भाई नीतीश कुमार एक और बार फिर से आरजेडी के पास चले गए, है ना। 70 बीपीएससी में भी समय है 30 सितंबर, उससे पहले बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ हैं और आपके लिए। देखिए क्या है मुख्यमंत्री। संविधान का अनुच्छेद 164, कौन सा अनुच्छेद बंधुओं? 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? शब्दों को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। नियुक्ति राज्यपाल करेगा 164 के अनुच्छेद के अनुसार से। अब देखिए कल हुआ क्या। कल एक चीज़ और घटना घटित हुई। क्या? नीतीश कुमार जी ने जब इस्तीफ़ा दिया उसके पश्चात सबसे बड़ी दल कौन सी है? बीजेपी। अगर बिहार में बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं आरजेडी के पास में। आरजेडी को भी राज्यपाल महोदय अगर नैतिकता का पालन करते, संवैधानिक जो नैतिकता होता है अगर उसका पालन करते तो आरजेडी को सरकार बुलाने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार उसी समय उन्होंने क्या किया कि राज्यपाल महोदय ने उनको फिर से सरकार बुलाने का न्योता दिया। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से समर्थन पत्र मांगा और उसके पश्चात बिहार में सरकार फिर से बीजेपी की बन गई और नीतीश कुमार के साथ में। तो ये कल घटना घटित हुई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। बहुमत प्राप्त नेता को, अगर बहुमत उसको तब प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल उसको कुछ दिनों का समय दे सकते हैं अपना बहुमत साबित करने के लिए। ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति होता है कि वो कितने दिनों का समय मुख्यमंत्री को देते हैं अपना बहुमत साबित करने के लिए। विवेकाधीन शक्तियाँ पता होगा आपको, मतलब अपने मन से वो किसी को बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए, अपने मन से किसी को कितना भी दिन का समय दे सकते हैं बहुमत साबित करने के लिए। लेकिन राज्यपाल के फैसले का कि कितना समय दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2019 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के मामले में इस पर सुनवाई की और जहां पर 21 दिन दिया गया था बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए, वहां पर उसको मात्र 5 दिन का समय दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के इस तरह के कई बार फैसले का सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन करता है। ओके। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास होता है। दो कार्यपालिका काम करता है, एक होता है वास्तविक, एक होता है नाम मात्र का। तो भारत सरकार का अगर आप देखेंगे तो नाम मात्र के हमारे कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति महोदया होती हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका कुछ हद तक कम कर देती है। ओके। अगला है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा ना करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है। महाराष्ट्र का केस याद कीजिए, जहां पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तो वहां पर क्या हुआ था कि उनको समय दिया गया था। किसके लिए? तो चूंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे तो उनको समय दिया गया था कि भाई आप क्या करें, तो आप कम से कम विधान परिषद या विधानसभा में से किसी एक की सदस्यता जरूर ले लीजिए, जिसके पश्चात आपको हम नियुक्त कर सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। बिना विधानसभा के सदस्य हुए भी कोई व्यक्ति 6 महीने तक कार्य कर सकता है। मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का 6 महीने तक वो कम से कम लोकसभा में नहीं जाए बिना भी मंत्री रह सकता है, कोई भी पद पर रह सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सीएम का कार्यकाल,
मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दरअसल विधानसभा का कार्यकाल फिक्स होता है और संसद का कार्यकाल फिक्स होता है कि ये लोकसभा का सत्र है, 5 वर्षों तक ये चलेगा लोकसभा का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता। उसी प्रकार से विधानसभा का कार्यकाल होता है कि विधानसभा 5 वर्षों के लिए चुनी गई है, उसमें मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, कई बार उन बदलते भी हैं। जैसे अभी नीतीश जी कितनी बार शपथ लेते हैं? कम से कम 5 बार के टर्म में तो 2 बार ले ही रहे हैं शपथ, है ना। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर आपने बहुमत खो दिया है तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, और अगर आपने बहुमत नहीं खोया है तो राज्यपाल आपको हटा नहीं सकते हैं आपके पद से। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का ये कतई तात्पर्य नहीं होता कि राज्यपाल के जब मर्जी तब वो किसी को हटा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक उसके पास बहुमत है तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता है। ओके, शक्तियां व कार्य की अगर हम लोग बात करें, यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। होता क्या है दरअसल में, जैसे सीएम नीतीश कुमार जी बने, अब नीतीश कुमार जी एक लिस्ट लेकर जाएंगे कि इन लोगों को ये मंत्रालय सौंप देना चाहिए। उसके बाद राज्यपाल महोदय उसमें हाँ भी भर देंगे, साइन कर देंगे, उसके बाद सभी को उसका मंत्रालय एलोकेट हो जाता है। ओके, यानी कि कौन कर रहा है राज्यपाल के पास सिफारिश? केवल और केवल मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए दूसरी जगह पर, बस राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति लिख दीजिए, मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री लिख दीजिए। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत वगैरह बुक पढ़ते हैं, तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को ढंग से पढ़ लिया, कुछ प्रावधानों को छोड़कर आपका हाई कोर्ट कंप्लीट हो जाता है, कुछ प्रावधानों को छोड़कर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने संसद को ढंग से पढ़ लिया तो आपका पूरा का पूरा विधानसभा का पूरा आर्टिकल है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बस आर्टिकल 2-4 चेंज करने पड़ेंगे आपको, बाकी सेम कॉपी पेस्ट है दोनों जगह। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पढ़ने में थोड़ा सा मैं आपको सहूलियत होगा इसलिए बता रहा हूँ। ओके, अगला क्या है, मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन फेरबदल करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जैसे मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट का कोई गृह मंत्री है, अगर उसने अपने पद से इस्तीफा दिया तो क्या सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर अपने पद से इस्तीफा दिया तो क्या सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल सरकार गिर जाएगी उसके पश्चात। लेकिन मान लीजिए नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है या किसी की भी गवर्नमेंट है, किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जैसे मान लीजिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि नीतीश कुमार के गृह मंत्री महोदय जो हैं वो उनमें हमें विश्वास नहीं, उनको हटा देना चाहिए, और वो अविश्वास प्रस्ताव सदन से पास हो जाता है तो भी सरकार गिर जाती है, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि सरकार में लोगों का विश्वास नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान अलग है और यहाँ पर प्रावधान अलग है, दोनों जगह डिफ्रेंशिएट करके चलिएगा। राज्यपाल के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि का अध्यक्ष, सदस्य जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। सेम चीज़ आप क्या कीजिए, यूपीएससी और उसके बाद अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी के लिए कौन करता है? तो प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। किसके तहत? तो प्रेसिडेंट को करते हैं सिफारिश की आप किनकी नियुक्ति कहाँ पर करेंगे। सेम दिख रहा है आपको, कॉपी पेस्ट, बस अधिकारियों के नाम बदल दीजिए, केंद्र का राज्य बदल दीजिए, आपको पूरा का पूरा वही चीज़ मिलेगा। आर्टिकल बस 2-4 बदल जाते हैं। पढ़ना बेहद आसान होता है, अगर आपने संसद ढंग से पढ़ लिया तो आपका विधानसभा पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, राज्यसभा के मामले में अलग शक्तियां हैं, विधान परिषद के पास शक्तियां नहीं होती हैं। राज्य विधानसभा मंडल के संबंध में सभी नीतियों घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। वो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है। कौन? तो मुख्यमंत्री महोदय। अन्य कार्य, यह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसी प्रकार से राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री जी होते हैं। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह अंतर्राज्यीय परिषद नीति आयोग का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल मैंने आपको पढ़ाया था। उसके अलावा सभी राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो यूटी हो, चाहे वो पूरी संपूर्ण राज्य हो, कोई भी राज्य हो, उसके मुख्यमंत्री या
और यूटी के प्रशासक वगैरह भी, जैसे चंडीगढ़ यूटी है तो वहाँ के प्रशासक भी क्या होते हैं, तो ये सब के सब नीति आयोग के भी सदस्य होते हैं, उसके गवर्निंग काउंसिल के। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वो राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वो लोगों को विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है। अन्य कार्य में सारे आ गए। मुख्यमंत्री के पद के मैंने संवैधानिक स्थिति, उसके कार्य, विधानसभा में उसके कार्य, सब कुछ मैंने आपको डिटेल बता दिया है। इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। अब आप और एक काम क्या कीजिएगा कि बिहार में आज़ादी के पश्चात जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल वगैरह का संबंध है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर 67वीं बीपीएससी से पहले देखें तो बिहार स्पेशल में मेंस एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, राज्यपाल से जुड़े हुए सवाल मैक्सिमम तौर पर पूछे जाते थे। मैक्सिमम चांस ऐसा रहता था कि राज्यपाल से जुड़ा हुआ एक सवाल फिक्स था। तो उसको तैयार करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार ढंग से राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच में जो खींचातानी है उसको शुरुआत से पढ़ लीजिएगा। बूटा सिंह से लेकर अलग अलग दिखेंगे आपको इंटरेस्टिंग वाले चीज़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है नेपाल चाइना टू सून साइन इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस में ये तो द हिंदू का मैंने लिया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी सेम न्यूज़ है, सेम ही है, इसीलिए दोनों जगह से नहीं लिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि नेपाल के कुछ राजनयिक तो ये तक बयान दे रहे हैं कि किसी तीसरे देश को पसंद नहीं आएगा हमारा ये साइन करना। चिढ़ा रहे हो आपको सीधा सीधा, किस विदेश नीति की आप बात करते हो, किस विदेश में डंका बजने की आप बात करते हो। आपका पड़ोसी सबसे हितैषी देश नेपाल, जिसके साथ रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। इसका क्या तात्पर्य होता है भाई? इसका तात्पर्य होता है कि दोनों देशों में आज भी अब तो कम हो गई है, शादियां भी होती हैं बॉर्डर के उस पार इस पार में, नेपाल और भारत में। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से, क्योंकि राजनीतिक सीमाएं तो थी, सांस्कृतिक सीमाएं कभी भी नहीं रही हम दोनों देशों के बीच में, लेकिन कटुता इतनी बढ़ती चली गई और हमारी विदेश नीति हमारे पड़ोसियों के मामले में फेल है। इस चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नेपाल जैसा देश BRI में शामिल हो गया और हम रोक नहीं पाए उसको, हम उसको अपनी तरफ नहीं कर पाए, उसके हितों को अपने हितों से नहीं जोड़ पाए, उसके उद्देश्य को अपने उद्देश्य से नहीं जोड़ पाए। ये हमारी क्या है तो खामी को दिखाता है। नेपाल BRI में इम्प्लीमेंटेशन को साइन करने जा रहा है। सदस्य तो पहले से ही था इस घोषणा का, BRI का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पता ही होगा क्या है, तो चीन की बहु महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत बड़े बड़े सड़कों का निर्माण, रेल प्रोजेक्ट का निर्माण, बड़े बड़े कंटेनर रखने वाले शिप और यार्ड का निर्माण और भी बहुत सारी चीज़, समुद्र, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, इसके थ्रू एशिया और यूरोप को जोड़ना है, जिसमें अलग अलग कॉरिडोर हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जैसे चीन और नेपाल का एक कॉरिडोर है, चीन और बांग्लादेश का भी है, लेकिन भारत शामिल नहीं है इसलिए सड़क के मार्ग से बांग्लादेश से नहीं जोड़ पाया। म्यांमार के साथ भी है। आपका कोई पड़ोसी नहीं बचा हुआ है इसमें। और आपका विदेश नीति क्या है तो बहुत ही अच्छा डायनामिक है, विदेश मंत्री बहुत ही अच्छे डायनामिक है। आँख खोल कर थोड़ा सा देखिएगा अपने आस पड़ोस में, आपको एक ढंग का मित्र नहीं मिलेगा। बांग्लादेश के साथ हमारे निसंदेह अच्छे संबंध हैं और वो रहेंगे भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। किस प्रकार से पीटी में पूछा जा सकता है, पीटी में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस भारत के पड़ोसी देश ने इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर हस्ताक्षर किया चीन के साथ BRI को लेकर। तो कौन सा देश है वो? तो नेपाल है वो। ओके, और आपको पता है कि इसके पश्चात से क्या होगा, बहुत सारे प्लान और बहुत सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे। कहाँ पर? तो नेपाल में। उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे कुछ होते हैं, जैसे सड़क प्रोजेक्ट होता है, रेल होता है, पावर प्लांट का प्रोजेक्ट होता है। और जब नेपाल उस ऋण को नहीं चुका पाएगा तो लीज पर ले लेगा उस जगह को, कौन? तो चीन ले लेगा। यही आपने देखा होगा, यही सेम मॉडल कहाँ पर अपनाया गया? तो श्रीलंका में अपनाया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत के साथ जो भी चीज़ें डील की है, जैसे जेट इंजन को लेकर डील हुआ है जो को बेहद इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर हमने बातचीत की है। अगले ही दिन कल ही चीन के राष्ट्रपति का बयान आया है कि जिसमें उन्होंने बोला कि हम फ्रांस के साथ अपने संबंधों को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको और भी ज़्यादा डायनेमिक बनाना चाहते थे। ये क्या दिखाता है कि खुले तौर पर आपके लिए कंपटीशन है, थोड़ा सा ढंग से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप बाकी जगहों पर भी पिछड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके पीटी का फैक्ट हो गया। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका इंटरनेशनल संगठनों से संबंधित है, जिसमें हम एक संगठन को पढ़ेंगे आज, जिसका क्या नाम है? इकोवॉस। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। दरअसल बुर्किना फासो, माले और नाइजर, ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक को छोड़ दिया है।
वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक एक ब्लॉक था जिसमें पश्चिम अफ्रीका के बहुत सारे देश शामिल थे और इकोनॉमिक रूप से इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। लेकिन सैन्य तख्तापलट बुर्किना फासो, माले और नाइजर जैसे देशों में जब से हुआ है तब से वहाँ पर चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। हमें उस कहानी के बारे में नहीं जाना है, हमें इसके बारे में, इस संगठन के बारे में पढ़ लेना है और देखना है कि एक संगठन कब बना, किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं उनके बारे में सवाल आपसे पीटी मेन से पूछा जाता है। ओके, देखिए क्या है ये संगठन। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय, इसको हिंदी में कहा जाता है इकोवॉस, जिससे फ्रेंच में CDEAO, अब इसका फ्रेंच में क्या फॉर्म हो सकता है मुझे नहीं पता, के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में 1975 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का संगठन है। ओरिजिनल है, कहाँ पर है तो वेस्ट अफ्रीका में है। अगर आप अफ्रीका का मैप बनाएंगे, ये तो भारत हो गया, अगर आप अफ्रीका का मैप बनाएंगे कुछ इस तरह का बनता है उसका मैप, तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे देश देखने को मिल सकते हैं। ध्यानपूर्वक इनको लोकेट कर लीजिएगा। यहाँ पर गिनी की खाड़ी आपको दिखेगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए अगला क्या है, लागोस संधि। लागोस कहाँ पर है तो ये नाइजीरिया का शहर है, के माध्यम से गठित इकोवॉस का उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीका देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। ओके, अगला देखिए क्या है, इसका सचिवालय अबूजा, नाइजीरिया में इसका सचिवालय स्थित है। सदस्य देश कौन कौन है, इकोवॉस में कुल 15 सदस्य देश शामिल हैं, जो सारे के सारे बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे। क्या इन सबको याद करना है? बिल्कुल नहीं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे के सारे देश हैं। ओके, मैक्सिमम देश इसमें कहाँ से हैं तो पूरी अफ्रीका के ठीक पश्चिम भाग में आपको देखने को मिलेंगे ही। ओके, बहुत सारे देश हैं, देखिए कौन कौन से हैं, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माले, नाइजर, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सेनेगल और टोगो, ये सारे के सारे देश हैं अफ्रीका के। प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक रूप से इंटीग्रेट करना इस इलाके को। इंटीग्रेशन का मतलब क्या तात्पर्य होता है कि ये सारे के सारे जो देश हैं इन सब के इकोनॉमी को एक दूसरे से जोड़ना और क्या कराना, आयात निर्यात को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक रूप से सहयोग को बढ़ावा देना। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें, एशिया की बात करें तो BBIN क्या है ये, भारत, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये भी इकोनॉमिक रूप से इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि हम कम से कम अपने इकोनॉमिक रूप से सहयोगों को बढ़ावा दें, एक दूसरे देशों में आवाजाही को थोड़ा सा आसान बनाएं और क्या करें तो इकोनॉमिक चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे देशों में निर्वाह आवाजाही को संपन्न कर सकें, इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। ये जैसे रीजनल एक संगठन के तौर पर काम करता है, उसी प्रकार से ये संगठन भी कहाँ पर काम करता है तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर काम करता है। ओके, अगला देखिए क्या है कि लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान करना, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, लोकतांत्रिक सिद्धांत। अब सबके सब सैन्य शासन वाले हैं, किस चीज़ की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक सिद्धांत, कानून के शासन, सुशासन द्वारा शासित एक सीमाहीन क्षेत्रों को बढ़ावा देना कि भाई राजनीतिक सीमाएँ तो हो, जैसे भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक सीमाएँ तो हैं लेकिन और कोई भी सीमा ना हो। राजनीतिक सीमा कोई दिखती नहीं है लेकिन बाकी सभी सीमाएं आपको दिख जाएंगी। ठीक है, सहयोग व संघर्ष के समाधान के माध्यम से सुरक्षा व राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करना, ये सब के सब किसके लक्ष्य रखे गए थे तो इस संगठन का लक्ष्य रखा गया था। अगला देखिए क्या है, उपलब्धियां और पहल। ये क्षेत्रीय शांति सेना की स्थापना, जिसे पश्चिम अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय निगरानी समूह, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट मॉनिटरिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसने 1990 और 2000 के दशक के दौरान लाइबेरिया और सियरा लियोन में संघर्षों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एक क्षेत्रीय सेना की भी स्थापना की मिलकर कि संघर्ष जब स्थिति बनेगी तो हम क्या करेंगे, एकजुट होकर क्या करेंगे तो मुकाबला करेंगे। आर्थिक एकीकरण और व्यापार को बढ़ावा देना, एक सामान्य मुद्रा बनाने के लिए इकोवॉस का सकल मुद्रा पहल भी शुरू किया गया था कि हम लोग क्या करें, एक साथ एक ही मुद्रा को प्रचलित करें अपने इलाकों में, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक रूप से चीज़ें आसान हो जाएंगी। संयुक्त पहल और सहयोग के माध्यम से आतंकवाद, मानव तस्करी तथा संगठित अपराध से निपटने के प्रयासों का समर्थन करना, ये सब के सब भी इसके लक्ष्य रखे गए थे। और ये कहाँ पर है तो अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित सभी देशों का एक छोटा सा संगठन है। अब आप क्या करेंगे, मैप खोलिए अपना सामने और देखिए उनमें कौन कौन से इनमें से देश आपको दिख रहे हैं, कहाँ पर ये देश स्थित हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन सभी की स्थिति को देखिए, कितने इसमें से समुद्र से सीमा लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर इनकी सीमाएं लगती है। ध्यानपूर्वक, इसी को कहा जाता है मैपिंग करना, ज्योग्राफी का मैपिंग इसी को कहा जाता है। कोई विशेष लेक्चर नहीं होता उसका, करंट अफेयर के दौरान ही मैपिंग आप करते चलेंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है।
अगला न्यूज़ है उड़ीसा राज्य से संबंधित, लेकिन उड़ीसा राज्य से संबंधित नहीं होकर ये सबसे संबंधित है। कैसे? सिमलीपाल आपको पता ही है कहाँ पर है। सिमलीपाल संरक्षित क्षेत्र है कहाँ? उड़ीसा में। यहाँ पर एक ब्लैक टाइगर है। ब्लैक टाइगर का नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो आज मैं आपको बताऊंगा। कुछ विशेष चीज़ें होती हैं इसके अंदर जिसके कारण से इसका रंग जो होता है वो ब्लैक हो जाता है ना। अब देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ब्लैक टाइगर को हम लोग थोड़ा सा प्रचारित करके इसके अराउंड एक सफारी के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दें, पर्यटन को बढ़ावा दें। ठीक है भाई, ये तो अच्छी प्लान है। तो अब थोड़ा सा सिमलीपाल कहाँ पर है, किस प्रकार से ब्लैक टाइगर क्यों इसको कहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखते हैं, क्योंकि आए दिन ये ब्लैक टाइगर चर्चा में रहता है बहुत हद तक। उसके अलावा एक और वन के बारे में ज़रा पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ाऊँगा आपको। कौन सा? हसदेव, छत्तीसगढ़ के इलाके में है। और हसदेव फॉरेस्ट को बहुत ही बड़े स्तर पर क्या किया गया तो समाप्त किया जा रहा है। हसदेव फॉरेस्ट इनके लिए स्पिरिचुअल भी था, वहाँ के निवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, क्योंकि वो उसको अपना देवताओं की भूमि मानते थे हसदेव फॉरेस्ट को, और बहुत ही आस्था रखते थे उस फॉरेस्ट के लिए। साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ था। लेकिन खनन के लिए वहाँ पर उसको बहुत ही भारी स्तर पर तबाह कर दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या था, है ना। तो और इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 7 से 8 महीनों से। सही सुन रहे हैं आप। एक बार तो मैंने करवाया भी था हसदेव फॉरेस्ट के बारे में, तो इसके बारे में एक डिटेल आप भी पढ़िएगा, बाकी मैं पढ़ा दूंगा, उसके बारे में चिंता मत कीजिएगा। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, जब भी हसदेव से संबंधित कुछ भी न्यूज़ आता है तो उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा एक बार रुक कर कि क्या न्यूज़ है क्या नहीं। वैसे तो न्यूज़ कहीं आता नहीं है, जनरली उसको गायब कर दिया गया मुख्य पटल से, ना तो प्रिंट में दिखेगा ना तो आपको टीवी पर दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा। सोशल मीडिया में कुछ हो हल्ला ज़रूर है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो चलिए सिमलीपाल के बारे में देखिए और ब्लैक टाइगर के बारे में मैं बताता हूँ डिटेल में, जिससे आप समझ जाएंगे क्या है। देखिए क्या है कि ब्लैक टाइगर बंगाल टाइगर की ही दुर्लभ रूप प्रजाति है, रंग रूप की प्रजाति। मतलब बंगाल टाइगर का जो प्रजाति होता है, बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है? यही टाइगर जो आपको दिख रहा है, इसी को बंगाल टाइगर कहा जाता है। और इसी में कुछ इनके अंदर विशिष्ट रंग रूप आ जाता है जिसके कारण इनको ब्लैक टाइगर का संज्ञा दे दिया जाता है। कोई अलग से प्रजाति नहीं होती इनकी, है ना। देखिए अब क्या है इसमें कि यह कोई विशिष्ट प्रजाति या भौगोलिक उप प्रजाति नहीं है। अब आपसे स्टेटमेंट में यही दे देगा कि ब्लैक टाइगर जो होते हैं एक विशिष्ट प्रजाति के टाइगर होते हैं, तो आप वहीं पर उसको काट दो, कोई विशिष्ट प्रजाति नहीं होती। बंगाल टाइगर का ही रंग रूप बस अलग हो जाता है ना। क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन एमिनोपेप्टीज क्यू टैगपेप जीन में एकल उत्परिवर्तन ऊपरी खाल के रंग व स्वरूप हेतु होता है, जो जंगली बिल्लियों को उनका काला रंग प्रदान करता है। इस छोटे से जीन में परिवर्तन से इनका रंग जो क्या हो जाता है, बदरंग हो जाता है, अजीब सा दिखने लग जाता है। कई बार इतने खूबसूरत भी दिखते हैं। अगर आपने मोगली वाला मूवी देखा होगा तो उसमें रहता है वगीरा, है ना, तो वो क्या है, तो वो इसी का उदाहरण रहता है। चलिए देखे हैं क्या है। सूडो मेलेनिस्टिक, ऐसे बाघ के असामान्य रूप से गहरे या काले रंग को सूडो मेलेनिस्टिक या छद्म रंग कहा जाता है। मेलेनिस्टिक से तात्पर्य वर्णक के सामान्य स्तर से अधिक होने के कारण त्वचा या बालों का बहुत ही गहरा होना। पदार्थ जो त्वचा और बालों को रंजकता देता है उसे मेलेनिन कहा जाता है। मेलेनिन यही इसी के कारण से इनका रंग जो है वो काला हो जाता है। आपने ब्लैक पैंथर भी देखा होगा, गोवा का एक जंगल है जहाँ के ब्लैक पैंथर बहुत ही फेमस है, उनके फोटोज़ आते रहते कई बार। तो ये क्यों बन जाते? इसी चीज़ के कारण से बन जाते हैं। ओके, अगला है कि इस चीज़ की संभावना बहुत अधिक है, लगभग 60% है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से यक्षादित रूप से चुने गए बाघ में उत्परिवर्तित जीन होगा। ओके, वहाँ पर उसका जीन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो, यही है वो बाघ जिसके बारे में चर्चा चल रही है और लोग बड़े ही चाव से इसको देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए काले रंग का कारण। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बाघ पूर्वी भारत में एक अलग आबादी है और उनके एवं अन्य बाघ आबादी के बीच में जीन प्रवाह बहुत ही प्रतिबंधित है और इसके कारण से भी कई बार सिमलीपाल का टाइगर बिल्कुल अलग हिस्से दिखते हैं। भौगोलिक अलगाव के कारण आनुवंशिक रूप से संबंधित प्रजातियां कई पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ मिलन करते आ रहे हैं, जिससे अंतर प्रजनन भी होता है। ओके, अगला क्या है कि बाघ संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि इस तरह की अलग थलग और जन्मजात आबादी के कम समय में ही विलुप्त होने का खतरा रहता है और इसीलिए वो क्या करते हैं कई बार कि आनुवंशिक रूप से एक से दूसरे प्रजातियों के बीच में भी संबंधों को बढ़ावा देने के कारण से कई बार विचित्र तरीके के जीव पैदा हो जाते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी होता है कि ये विलुप्त होने से बच जाते हैं।
ठीक है। अगला देखिए क्या है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। तो टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन आधिकारिक रूप से 1956 में किया गया था। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया इसको। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के तहत घोषित कर दिया। और उड़ीसा का सबसे प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है कौन सा, तो सिमलीपाल। और आगे देखिए इसमें क्या है, यह बायोस्फीयर रिजर्व 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यही मुझे आपको बताना था, आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि केवल प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, क्या ये यूनेस्को के लिस्ट में शामिल नहीं है। तो आप वहाँ पर क्या बताओगे कि ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं ये आपको पता होना चाहिए। नंदा देवी से लेकर कंचनजंगा तक, डिब्रू सैखोवा से लेकर सिमलीपाल तक, नीचे जाए बांदीपुर तक, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। ये जब मैं आपको कह रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। और जो आपका कंचनजंगा का मैंने नाम लिया, कंचनजंगा एकमात्र ऐसा है जो मिक्स कैटेगरी में अर्थात कल्चरल और बायोडाइवर्सिटी दोनों रूप से वो महत्वपूर्ण है, और दोनों के तहत मिक्स कैटेगरी में उसको शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। ये सब जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ ये पीटी के लिए और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखते समय, ऐसे लिखते समय, पीटी में, एग्जाम में, सभी जगह आपको काम आएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला क्या है, यह सिमलीपाल कुलडी हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अवस्थिति या उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है। पूर्वी घाट उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है, उत्कल तट कहा जाता है। ओके, वहीं पर स्थित है ये। वन्यजीव सिमलीपाल बाघों और हाथियों सहित जंगली जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पक्षियों की 304 प्रजाति, उभयचरों की 20, सरीसृपों की 62 प्रजातियाँ हैं। क्या ये ध्यान में रखना है? कतई नहीं ध्यान में रखना है, बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मयूरभंज टाइगर रिजर्व भी है। एक तो आपका बाघ संरक्षण क्षेत्र हो गया, टाइगर रिजर्व के तहत भी है, बायोडाइवर्सिटी में भी शामिल है, यूनेस्को में भी शामिल है, और एलिफेंट के लिए भी रिजर्व बनाया गया है यहाँ पर। अब आज का सवाल जो मैं रोज़ पूछता हूँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? आप प्रोजेक्ट टाइगर तो ध्यान में रखते ही हैं कि 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था ये आप मुझे बताएंगे। ओके, अगला देखिए उड़ीसा में और कौन कौन सा है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य है, चिल्का झील भी है उड़ीसा में स्थित, वैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य है, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य है, गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य है। गहिरमाथा किसके लिए? तो ऑरिव रिडले कछुओं के लिए जाना जाता है। इन कछुओं की खासियत होती है कि बालू पर आके क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, जिसके कारण से पूरा समुद्र का तट भर जाता है कछुओं के बच्चों से पूरा का पूरा, और इसी कारण से इनका शिकार भी बहुत आसानी से कर लिया जाता है। हालांकि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़े स्तर पर प्रयास किया, यहाँ तक कि समुद्र तटों के लाइट तक बंद करने का शुरू कर दिए, क्योंकि इनको दिक्कत होता था उससे। इसलिए ध्यान में रखिएगा कुछ चीज़ों को जहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है आपके लिए। अगला न्यूज़ है केरला इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो त्रिशूर में किया जा रहा है। कहाँ पर है? तो केरल में ही है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या ध्यान रखेंगे, और ये मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही अच्छा सा बात बताया, क्या लिटरेचर ए स्ट्रॉन्ग मीडियम टू यूनाइट सोसाइटी। अच्छी बात है भाई, लिटरेचर वाकई पढ़ना चाहिए। केरला इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो त्रिशूर में। कहाँ पर? तो केरल में। अगला देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट क्या है? तो न्यूरोपैथी हॉस्पिटल, न्यूरोपैथी गलती से बोल दिया, नेचुरोपैथी है। ये हॉस्पिटल ओपन किया गया है। कहाँ पर? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आयुष मंत्रालय के तहत जो आयुष मंत्री हैं और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, क्या है? तो नेचुरोपैथ हॉस्पिटल है। कहाँ पर? तो असम के डिब्रूगढ़ है ना, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। बिल्कुल असम के सबसे पूर्वी भाग में आप जाएंगे तो वहाँ पर डिब्रूगढ़ दिखेगा आपको। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपके पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। क्या है ये? तो इसको कहा जाता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरोपैथ। ये ध्यान में रहेगा आपका। ये क्या है? तो सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरोपैथ खोला गया कहाँ पर? तो डिब्रूगढ़ असम में खोला गया है। नॉर्थ ईस्ट का पहला है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ये पीटी में आपसे पूछा जा सकता है ऐसे ही। ओके, अगला है आपका इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है इनसैट 3DS सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया जाएगा।
क्यों लॉन्च किया जाएगा, किस प्रकार से काम करता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका नाम ध्यान में रखिएगा। और क्या PSLV का यूज़ किया जाएगा या GSLV का, ये भी पूछ लेता है कई बार PCS के स्टेटमेंट बनाकर। तो GSLV, PCS का UPSC 2018 का पेपर उठाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा इसी तरह का स्टेटमेंट। PSLV GSLV में फ़र्क पूछ लिया गया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ये आपके साइंस एंड टेक का भी टॉपिक है और PT का भी टॉपिक है। GSLV का यूज़ करके इसको लॉन्च किया जाएगा। इनसैट 3DS को लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से इसरो लॉन्च करेगी इसको। पहले से इस श्रेणी के और भी सैटेलाइट स्थित हैं और भारत का मौसम विभाग जो है और इसरो, ये दोनों मिलकर इसके कार्यकाल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में दोनों की हिस्सेदारी है। ओके, अब ये क्या है सैटेलाइट, किस प्रकार से काम करता है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है कि इनसैट 3DS के बारे में, या इसरो और भारत मौसम विज्ञान संगठन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। ओके, यह जलवायु वेधशाला उपग्रहों की एक श्रृंखला का हिस्सा है जिसका उद्देश्य जलवायु सेवाओं को बढ़ाना है। इसमें 3 समर्पित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल हैं, जिनमें इनसैट 3D और इनसैट 3DR पहले से ही कक्षा में हैं। इसे जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV F-14 का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। F-14 का मतलब GSLV का अब तक 14 बार उपयोग कर लिया गया है, यही होता है F-14 का तात्पर्य। जैसे आपने सुना होगा ना, PSLV C-54, C-51, ये क्या है, कार 51, इससे पहले 50 बार ये जा चुका है ऊपर, ठीक ना। और एक बार जब जाता है तो वापस तो नहीं होता। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अभी हमने बनाया नहीं है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RSLV प्रोजेक्ट पर हम काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी नहीं बनाया है। SpaceX जो है उसने इसको बना लिया है रीयूजेबल को, जो ऐसे रॉकेट हैं जो स्पेस में जाते हैं, रॉकेट अपना उपग्रह वहाँ पर छोड़ देते हैं और उसके बाद रॉकेट फिर से वापस अपने जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है, भारी स्तर पर संसाधनों का बचत होता है। अगले प्रोजेक्ट के लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। ये तकनीक अभी भी हमारे पास नहीं है, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल RSLV। ओके, क्या है देखिए, GSLV F-14 क्या है, तो यह तरल प्रणोदक का उपयोग करने वाला एक अधिक उन्नत रॉकेट है जिसको भारत में बनाया गया कि भारी सैटेलाइट को जब हम छोड़ते हैं तो उसके लिए GSLV का हम सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं, या तो बहुत दूर जब हमें छोड़ना होता है। तो रॉकेट जो अपनी उच्च क्षमता 3 चरण में क्रायोजेनिक तरल प्रणोदक लिक्विड, ध्यान में रखिए कुछ डिफरेंसेस को, जैसे PSLV है उसमें अलग अलग चरण हैं, उस चरणों को भी ध्यान में रखना होता है कि उपयोग से प्रतिष्ठित है। एक अधिक जटिल इंजीनियरिंग चुनौती पेश की है, लेकिन काफ़ी अधिक लिफ्ट ऑफ वजन क्षमता की अनुमति देता, मतलब ये 3000 किलो तक का वजन उठाने में सक्षम होता है GSLV। तो ये तो ध्यान में रहेगा आपको। अगला देखिए क्या है, इनसैट 3DR के बारे में मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं। ये भारत का उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है जो इमेजिंग सिस्टम और एक वायुमंडलीय साउंडर से सुसज्जित है कि ये वायुमंडल के बारे में और मौसम के बारे में पूर्वानुमान करने के लिए सबसे विशिष्ट उपग्रहों की श्रृंखला में से एक है। जो आप सुनते हैं कि जो मौसम का पूर्वानुमान पहले ही लगाया जाता है, वो सब इसी सैटेलाइट के माध्यम से किए जाते हैं। अब आपने देखिए इसका उपयोग कहाँ पर हो सकता है, इसका उपयोग डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाता है, यानी कि हमें पहले ही पता चल गया कि भाई चक्रवात कहाँ पर आने वाली है, चेतावनी हमने जारी कर दिए, कहाँ पर तूफान आने वाली, कहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है, तो क्या हो जाता है वहाँ पर, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ी सी सुविधा मिलती है हमें। लोगों के जान माल के हानि को हम कम कर सकते हैं। आपको मैंने एक बार किस्सा बताया था कि 1999 के आसपास में उड़ीसा में एक भयानक चक्रवात आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब वही चक्रवात आते जाते हैं, आप एक भी लोगों की मृत्यु की खबर नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यही सब काम तो किए हैं जिसके तहत क्या होता है, लोगों की ज़िंदगी को हम बचा पाते हैं। अगला क्या है देखिए, इनसैट 3DR में शामिल महत्वपूर्ण सुधार, निचले बादल कोहरे की रात के समय की तस्वीरें प्रदान करने के लिए मध्य इंफ्रारेड बैंड में इमेजिंग भी प्रदान करता है, मतलब बहुत ज़्यादा घना बादल और कोहरे की स्थिति में भी स्पष्ट इमेज हमें प्रोवाइड करवा सकता है। कौन? तो इनसैट 3DR। बेहतर सटीकता के साथ समुद्र के सतह के तापमान के आकलन के लिए ही 2 थर्मल इंफ्रारेड बैंड में इमेजिंग भी शामिल किया गया है। और समुद्र के सतह के तापमान वगैरह का आकलन करने के लिए भी, समुद्र के सतह का तापमान हमें क्यों चाहिए होता है,
चक्रवात को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, साइक्लोन को, कौन से साइक्लोन को, तो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन को, तो उसमें क्राइटेरिया होता है कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, समुद्र का तापमान 27 डिग्री सी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर क्या हो सकता है, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पर चक्रवात का निर्माण हो सकता है। तो ये सब कुछ कैसे पता चलता है, कोई समुद्र में जाकर टेम्परेचर नाप के थोड़ी ना आता है। क्या है, दृश्यमान और थर्मल इंफ्रारेड बैंड में उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन वगैरह भी प्रदान कर सकता है, हाई डेफिनेशन में हमें ये पिक्चर्स को प्रदान कर सकता है। अगला पेलोड के बारे में है, बहुत सारे पेलोड हैं इसमें। इनसैट 3DR एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर है, 19 चैनल साउंडर है, डेटा रिले ट्रांसपोर्टर और भी बहुत सारे कुछ इसमें है। पेलोड आपको ध्यान में रखना नहीं, इसका उपयोग दरअसल में कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसको बस ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान में रखिएगा, इसरो और जो भारत का मौसम विज्ञान संगठन है, वो उन दोनों की मदद से इसको चलाया जा रहा है। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर रहा। कुछ कम न्यूज़ किए हैं आज, मैंने आर्टिकल डिस्कस नहीं किया है, चिंता मत कीजिए, मैं उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके।